हेलो दोस्तों, मैं मयंक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमारे जो जाबा सीनियर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो सीनियर्स हैं उनसे रूबरू कराएंगे, जिसकी कड़ी में हमारा साथ देने के लिए हम आ रहे हैं मिस्टर सुरेंद्र बाली बॉस। तो जो ये पॉडकास्ट है जो हम मिस्टर योगेश अग्रवाल बॉस से करने जा रहे हैं, इस पॉडकास्ट के एक ही है में इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं जो बॉस की एक नर्सिंग की जर्नी रही है, जो कि आज एम्स भोपाल में पोस्टेड है। तो थ्रू एडमिशन जब से वो नर्सिंग फील्ड में आए और एज ए नर्सिंग ऑफिसर तक की जो जर्नी है उस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे इस फील्ड में, इस जर्नी में उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम बॉस, आपका जो पॉडकास्ट है इसमें बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग मयंक, गुड इवनिंग सुरेंद्र। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे पॉडकास्ट के लिए चुना और मुझे चांस दिया कि हाँ अपन लोग मिलकर एक पॉडकास्ट कर पाएँ। कैसे हो बॉस आप? मैं काफ़ी अच्छा हूँ, तुम लोग बताओ कैसे क्या चल रहा है बाकी कॉलेज में? बढ़िया बॉस, कॉलेज में सब कुछ बढ़िया, हम भी बढ़िया है। कि नर्सिंग ऑफिसर वाली लाइफ कैसी चल रही है? नर्सिंग ऑफिसर वाली लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि एक ड्रीम रहता है हर किसी व्यक्ति का, तो वो ड्रीम हमने ट्रू कर लिया है, ड्रीम पा लिया है, तो बस काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम सभी जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी रही वो जानने के लिए हमारे व्यूअर्स बहुत उत्सुक हैं कि उनको जाना जाए किस तरीके से उनकी स्ट्रगल की कार्य, क्या एक्सपीरियंस रहे, क्लिनिकल एक्सपोजर क्या था, मेडिकल लाइफ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने नर्सिंग नॉट सेट क्लियर किया एंड क्लियर करने के बाद भी आपको 1 ईयर के अंदर बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर का भी अवार्ड मिला। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्या था जो आपने मेडिकल फील्ड को ही चुना? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जब मैं 3rd क्लास में था ना, तो जिस विवेकानंद स्कूल में था वहाँ पे नीचे डिसेक्शंस चलते थे, लाइक फिश कटिंग और वो सब कुछ होता था। तो उन्हें देख के क्यूरियोसिटी लगती थी, हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो पता चला ऐसा कुछ करने के लिए आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है। तो बचपन से वो एक ड्रीम वहाँ से हो गया। लेकिन अपन लोग सोचते हैं ना कि हाँ डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर, मतलब ऐसा लगता था हाँ हम लोग नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही लोग होते हैं, वो लोग किसी अलग दुनिया से आते हैं, पहले ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तब भी कोई प्लान नहीं था कि हाँ हमें कुछ करना है। फिर जब 12th के एग्जाम्स हो गए तो फिर पीएमटी के लिए सडनली कोटा जाने का प्लान बना। 1 साल मैंने ट्राई किया था कोटा से, फिर उसमें नहीं हुआ था। देन उसके बाद मैंने पीजी कॉलेज ज्वाइन किया अपने धौलपुर राजस्थान में ही। जब वो ज्वाइन किया तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट एग्जाम होता है। मैंने कहा नर्सिंग के भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं क्या? तो मुझे एकदम से डाउट हुआ, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने बोला कि अभी फॉर्म निकले हुए हैं RUHS के, तो नर्सिंग के सच में गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और हम लोग भी 1-2 साल से दे रहे हैं, तो तुम देख के ट्राई कर लेना। मेरा मन तो नहीं था, पर लास्ट डेट में कुछ मेरे 2 फ्रेंड्स थे, भावेश मंथन, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने फिर वो फॉर्म भरा, फिर सिलेक्शन हुआ और ऐसे R&D कॉलेज मुझे मिला। फर्स्ट ईयर में आते हैं ना वो नर्सिंग में, तो कहीं ना कहीं इनके जो माइंड में जो एक प्रेशर टाइप रहता है कि वो मतलब खुद को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि कहाँ आगे नर्सिंग फील्ड में हमें तो डॉक्टर बनना था, कुछ इस तरीके का माइंडसेट उनका रहता है फर्स्ट ईयर में। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए स्टार्टिंग में हम सभी को ऐसा लगता है, और हमारे साथ स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है, क्योंकि हम MBBS की तैयारी करके आते हैं, फिर हम नर्सिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन नर्सिंग का लोगों ने काफ़ी एक ऐसे बना रखा है कि हाँ नर्सिंग में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर नर्सिंग का हमें स्कोप्स ही नहीं पता रहते हैं जब तक, तो क्या नर्सिंग के स्कोप्स क्या है सबसे बड़ी बात। जैसे अब हमें नर्सिंग ऑफिसर के बारे में पता चला कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर जो बनते हैं, हमें 3rd ईयर या 4th ईयर में आके क्लियर पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इसके बाद तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे भी आपने जो नर्सिंग फील्ड का एग्जाम वगैरह दिया RUHS का जो भी था, तो उसके बाद जैसे आपका मतलब काउंसलिंग वगैरह हुई, तो जो उदयपुर आप फर्स्ट टाइम आए, तो आप जब आए पहला दिन आपका कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जिस आप कौन से टीचर से मिले पहली बार, और मतलब क्या था वो, क्या फीलिंग क्या थी, वो कहना चाहेंगे थोड़ा सा आपने बारे में बताइए, वो दिन कैसा था? क्योंकि यादगार होता है, पहला दिन तो हमेशा यादगार ही रहता है। तो नर्सिंग कॉलेज में आने के बाद सबसे पहली बात है, सभी लोग कॉलेज में आते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा फोबिया रहता ही है, हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हम इतना दूर जा रहे हैं घर से, इतना दूर, हम काफ़ी दूर जाते हैं डिस्टेंस पे, तो सब बच्चों में एक डर रहता है। फिर पता चलती है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में, जैसे ही हम गए, मैम ने बोला कि बस साल में 30 छुट्टियाँ मिलेंगी, तो वहाँ जाके हमारा दिमाग और एकदम से पंक्चर हो जाता है बुरी तरीके से कि हम केवल 30 दिन ही घर पर जा पाएंगे पूरी साल भर में, तो वहाँ हम और ज़्यादा फोबिक हो जाते हैं। फिर जैसे ही फर्स्ट क्लास का दिन आता है हमारा, वहाँ सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है, बुक्स देखो तो इंग्लिश में, सर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, और
क्लासेस में तो हमारे स्कूल के टीचर्स रहते हैं ना, वो बिल्कुल स्लो स्लो लिखते हैं, एक एक राइटिंग समझ में आती है। लेकिन जब नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं ना, तो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं और लोग इतना रिपीटेडली मतलब लिखते हैं और फटाफट लिखते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर ही समझ में आ पाता है, बाकी तो आगे पता नहीं क्या लिखा है। अगर हमने वो टर्म नहीं समझ रखा है, पहले नहीं सुन रखा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगी और हम इतना होपलेस हो जाते हैं कि ये फील्ड तो हमारे लिए बनी नहीं है और हम बहुत गलत फील्ड में आ गए। तो मतलब ऐसे मेडिकल फील्ड में तो आपको पता है रैगिंग शब्द काफी कॉमन है ना? तो ऐसा आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे, ऐसा कुछ आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ या आपके कोई थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में कि रैगिंग के बारे में कुछ अच्छी चीजें या जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सुरेंद्र, मैंने इतना ज्यादा मेमोरीज रिकॉल हो गई ना मेरी इस क्वेश्चन से कि खतरनाक वो सारा फोबिया एकदम से आ गया अंदर। फर्स्ट जैसे ही मेरे पापा मुझे छोड़ के निकले थे ना स्टेशन के लिए, जैसे ही वो निकले थे तो वैसे ही मेरे रूम पे एक सीनियर आ गए थे हॉस्टल जिसमें जैन हॉस्टल में मैं रहता था। हम तीन ही लोगों ने ज्वाइन किया था, मैं, दुर्गेश और मनीष। हमें नीचे बुलाया गया था कि नीचे आ जाओ। हम लोग तीनों नीचे आ गए। हम लोगों ने चप्पलें नहीं पहन रखी थी। हमें बाहर तक बुलाया गया, ठीक है बाहर आ जाओ, ठीक है। वहाँ वही गर्दन नीचे करके और वो जो भी होता है तीसरे नंबर पर बटन और जो एक डोमिनेटिंग नेचर टाइप का रहता है। 3-4 लोग थे, मुझे नहीं जानता था जब उन्हें। फिर उन्होंने बोला कि चलो सबको लेके मातेश्वरी चलते हैं, तो आज तो हम मरेंगे ही मरेंगे, 100% हम मरने वाले हैं। अब हम गाड़ियों को तो बैठ गए, चप्पलें पैरों में नहीं थी, आंखों से आंसू झड़ रहे थे दुर्गेश के, मेरे और मनीष के। अब हमने सोचा हमने गलत फील्ड में आ गए, घर वालों को नहीं बताया, फोन हमारे रूम पे रखे हुए हैं, हम डायरेक्ट भाग के आ चुके। हाँ बस काफी चलता है, मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह तो एक नॉर्मल चीज है, इससे अपना ही मतलब काफी पॉजिटिव चीजें भी है, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, मतलब आपने आपने काफी एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज। नहीं वो काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं मानता हूँ कि रैगिंग होना ही चाहिए एटलीस्ट, मतलब रैगिंग का नाम खराब कर रखा है, लेकिन हाँ सीनियरिटी जूनियरिटी रहनी चाहिए उसमें। आप इंट्रो लो, जिससे क्या बच्चा बाहर जाता है ना खुलता है। मेडिकल फील्ड एक ऐसी होती है जिसमें बच्चा एक बहुत खुल के बात कर सकता है, मतलब मेरा मानना है। जैसे बाकी फील्ड्स में मैंने लोग देखे और मैं भी बहुत डरा और सहमा सा गया था, और 2-2.5 साल तक मैं भी बहुत डरा सहमा सा रहा था कि ठीक है हाँ ठीक है। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। रैगिंग में आपसे वैसे क्या क्या चीज करवाई गई थी जो आपको याद हो कुछ? ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हो, Funny मतलब incident। जिसको आज भी आप याद करोगे तो आपको मतलब हंसी आ जाती है, आपने अकेले में भी कभी याद आए तो ऐसा कुछ फनी सा हो? बुलाया है, अगर रात को बुलाया है तो रात में, दिन में बुलाया है तो दिन में, मैं हर टाइम प्रेजेंट रहा हूँ। तो मैं नहीं मानता कि मैंने रैगिंग ली है, मेरे को ये लगता है कि मैंने सीनियर की रैगिंग ले ली है। क्योंकि ऐसा सीनियर्स मेरी शक्ल देख देख के इतना, मेरे सीनियर मेरी शक्ल देख के इतना बोर हो जाते थे। अब भी यार जब बोला तू ही दिखता है, जब बोला तू ही दिखता है, तो और बाकी फ्रेंड्स क्या है? मैंने कहा बस मैं तो आ जाता हूँ। तो मुझसे बोलते थे नहीं तू आएगा, तेरी ये जिम्मेदारी है कि नए लोग आने चाहिए, यही तेरी सबसे बड़ी रैगिंग है, अगर वो नहीं आए ना तो बेटा फिर तो तू गया। अब मैंने कहा मैं तो आ जाता हूँ, अब मैं हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ? तो ये था। बॉस हमने सुना है आपके बैच के कुछ सीनियर्स रेस्टिकेट हुए थे, उसका क्या रीजन है, क्या हुआ ऐसा जो सीनियर रेस्टिकेट हुए थे? देखो मेरा एक चीज कॉमनली मेरा मानना है, अगर आप ड्रिंक करते हो, आप कोई चीज करते हो और सामने वाला अगर आपको ऑफर कर रहा है ना, तो आप उस पर आप पी भी रहे हो साथ में, कुछ भी कर रहे हो, तो आप झूठा नाम ना लगाओ सीनियर से। मेरा मानना एक तो कॉमन ये जनरल बात एक अलग थी। लेकिन अगर है ना, अगर आप वो चीज करते ही और आप वीडियोस भी डाल रहे हो, पी रहे हो, खुले में पी रहे हो, और अगर सीनियर्स के साथ आपने बैठ के पी ली तो आपने सीनियर्स को उसमें गलत साबित कर दिया। वो चीज बिल्कुल गलत है, मेरा मानना ये है। या तो आप बिल्कुल नहीं पीते हैं, सीनियर्स आपको फोर्सफुली पिला रहे हैं, है ना, तो आप उस जगह कंप्लेंट कर सकते हो। मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ जो वैलेंटाइंस डे वाले दिन रेस्टिकेशन हुआ था हमारे कॉलेज में। जानना चाहते हैं, मतलब जो भी देखेगा इस पॉडकास्ट को, कल को अगर वो कॉलेज वगैरह में आएगा तो मतलब कुछ ऐसी चीजें बताओ बस जो हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में एकेडमिक और क्लिनिकल दोनों चीजें मतलब किस हद तक हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि आप तो बेहतर समझा पाओगे। कैसे कि अभी आप एज अ सर्विस दे रहे हो वहाँ पे एम्स भोपाल में, ठीक है, तो आपने यहाँ से मतलब जो क्लिनिकल प्रैक्टिस ली है ना, वो आपको कितनी हेल्प वहाँ पे हुई कि आपको मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इतनी अच्छी आपने यहाँ भी अच्छी खासी फैसिलिटीज है, तो आपको क्या लगता है ये काफी बेहतर है हमारे यहाँ पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सुरेंद्र ने। मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को और हम लोगों को भगवान का बहुत बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें आर मेडिकल कॉलेज जैसा कॉलेज मिला है नर्सिंग करने के लिए। ये चीजें हम रहते हैं जब बिल्कुल नहीं पता लगती है, एटलीस्ट मेरे टाइम पे भी मुझे लगता था क्या गधा मजदूरी हो रही है, जाना आना। पर जब हम यहाँ आते हैं ना तो हमें वो चीजें पता चलती हैं कि हाँ एटलीस्ट हमें कैनो लगाना आता है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं जिनका कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज बेस्ड पे, क्योंकि स्किल तो टेस्ट होते ही नहीं एम्स में अभी, तो वो लोग यहाँ तक आ जाते हैं क्वालिफाई करके एग्जाम को,
नो डाउट वो काफ़ी क्वालिफाइड भी होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर उन्होंने कभी कैनुला टच ही नहीं किया होता लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग कैनुला लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, IM IV, यहाँ तक कि NG फॉलेज, ये सब हम कर चुके होते हैं। और एक सबसे मेन जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे आके देखी, जैसे एम्स में जो लेबर रूम और बाकी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे मेल्स कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है, तो अगर इमरजेंसी में भी कोई लेबर केस आता है तो हम लोग नहीं हैंडल कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब हम स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, जैसे कि RNT मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ लेबर और गायनिक में जब ड्यूटीज लगती है ना, तो फर्स्ट टाइम लगती है जब तो मैं घर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, एक बार SR की स्ट्राइक्स चल रही थी वहाँ पे, सबकी स्ट्राइक्स, मुझे नहीं पता किस कारण से थी, लेकिन स्ट्राइक की, तो मेरे उस टाइम पे भी ड्यूटी लगी थी, तो मैं ड्यूटी जा रहा था। तो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस 2 ही जगह का रहा है, लेबर रूम और इमरजेंसी। मतलब बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में तो रहा ही है, पर लेबर रूम में मतलब उस टाइम पे जो स्टाफ था वो भी इतना अच्छा था और उन्होंने भी मेरा इतना सपोर्ट किया ना, मैं मतलब उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी डिलीवरी कंडक्ट करवाई ना, स्टाफ भी इतना ज्यादा भरोसा करने लगा था कि वो आते ही कहता था अच्छा योगेश आगे चलो छोड़ो, तो ऐसे बोलते थे ठीक है उसका डिलीवरी करवानी है, उसकी डिलीवरी करवानी है, वो लोग असिस्ट मतलब मेरी काफी हेल्प करवाते थे मुझे, और ऐसे ही बोलते थे कि हाँ आगे से कर, और हम लोग हैं बाकी SR भी वहाँ रहते थे, ऐसा नहीं कि ड्यूटीज पे अगर स्ट्राइक चल रही है तो नहीं, तो SRs की हेल्प के साथ भी, डॉक्टर्स की हेल्प के साथ, तो उन लोगों ने इतना कुछ सिखाया ना वहाँ पे, एपिजियोटमी लेना, कट करना, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, और बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑफ गायनिक को समझना बुक से ना एक बहुत बड़ा टास्क है। और जब आप वही चीज डिलीवरी में करवाते हो, पूरा प्रोसीजर करवाते हो, पोजीशंस देते हो, और बहुत सारी चीजें होती है, इंजेक्शन कब लगाना है, ऑक्सीटोसिन, एपी कब लगाना है, वो सारी चीजें ना हमें बहुत अच्छे से सीखने मिलती है ना, हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हैं, और इमरजेंट लेबर को ना हम इजीली हैंडल भी कर पाते हैं, मेरा मानना ये है एटलीस्ट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगला क्वेश्चन ये कि जैसे आप घर से दूर रहते हैं तो पेरेंट्स तो आपके पास है नहीं, तो आप घर से दूर रहते हैं तो हर चीज़ आपको देखते ही नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत भी आती है कोई, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपके सुख दुख का साथी उदयपुर जैसी सिटी में कौन है, जिस लड़की हो या लड़का हो? सबसे पहले मैं इस पे यही क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं थे इतना दूर, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। क्यों? सबसे मेन चीज वो ये है क्योंकि जब मैं घर पे रहता था ना, तो मेरी मम्मी ने मुझको खाना बनाना सिखाया, कपड़े धोना सिखाया, बर्तन मांजना सिखाया, तो मैं उनका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब चीज सिखाई। एक दिन मैं अपने घर पे ही बर्तन मांज रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था, तो मेरे एक चाचा जी आए थे, उन्होंने इतना बुरा कहा, मतलब कुछ भी ऐसे बोला कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी से मुझसे, अरे भाभी जी आप तो लड़के पे बर्तन मजवा रही हो या ऐसा करवा रही हो, और इसे भी सोचना चाहिए, वो चीजें। लेकिन जब मैं उदयपुर में था ना, तो मुझे वही चीज एक वरदान लग रही थी, मतलब कि आज अगर मेरे पर नहीं आता ना, तो मेरा जो बैचमेट था, एक नाम नहीं लूंगा यार, जो मतलब पिज्जा पे ही जिंदा रहा है कुछ सालों तक, तो ये बताऊं मैं, मतलब तो वो सारी चीजें अगर हमें नहीं आता ना, तो हम इतनी बड़ी सिटी में सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें हर काम आना जरूरी है, हर काम आना। पहले मुझे कपड़े धोना थोड़ा ठीक नहीं आता था, तो जब मैं कोटा में रहता था ना, तो मैं कपड़े अच्छे से वॉश नहीं कर पाता था, तो मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था उसकी वजह से, सच बात बताऊं तो ये छोटी छोटी चीजें ना आना बहुत जरूरी रहता है। अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है और बाहर रहकर पढ़ाई करनी है, तो हमें घर के सारे काम आने चाहिए। बिल्कुल बस, काफी हेल्प मिलती है, मतलब हम लोगों ने भी काफी कुछ सीखा यहाँ पे। घर से तो काफी कम सीख के आए थे, बट यहाँ 4 साल में काफी कुछ सीख लिया हम लोगों ने भी। 4 साल में काफी बॉस, मैंने देखा कि आपकी जो मोस्टली फ्रेंड्स रही हैं वो लड़कियां ही रही हैं, इसका क्या रीजन है? हो सकता है मेरे नेचर की वजह से, मतलब मेरा एक तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर है, और मैं ज्यादा आउटिंग्स को प्रेफर नहीं करता हूँ, मतलब ज्यादा बाहर जाना, ज्यादा घूमना फिरना, मतलब हाँ एक लोकल एरिया में। और मुझे काफी चीजें पसंद है, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, और आर्टिस्टिक जो चीजें मुझे पसंद हैं, और इजीली फ्रेंड्स बनाना, सबके साथ घुलना मिलना, तो वो जनरली बॉयज में देखने के लिए कम मिलती है, मैंने ऐसा देखा है। तो मेरी इसीलिए मोस्टली लड़कियां फ्रेंड्स हैं मेरी, उनके साथ अच्छी बनती थी। और मेन बात, मैं नोट्स बनाता था, और लड़कियां भी मोस्टली नोट्स बनाती हैं। लड़कों की जो मोस्टली एक टिपिकल चीज देखने मिलती है, उनकी एक जो नोटबुक आती है ना, उसमें 4 साल बीत जाती है, फिर भी वो खाली थी। ऐसे हम लोग एक एक नोटबुक को ढूंढ रहे हैं, हमारी ये नोटबुक कहाँ खो गई है, वो कहाँ खो गई है, ऑप्स की तूने ली थी, पीडिया की तूने ली थी, मेरे को वो लौटा देना। उन लोगों की एक कॉपी वो भी बेंच के नीचे डली रहती थी, वो खोती नहीं थी 4 साल तक। सबसे बड़ा तो ये सोच में आता है कि उसे ना तो बाईजी उठाती थी, ना कभी सफाई करती थी, और ना आके बस वहां से वो नोटबुक निकालनी है, लिखना है, फिर वहीं फंसा देनी है। तो बस एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे तो आपने तो कॉलेज में काफी नाम किया था, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना, और उस इवेंट में यूँ खाली सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना, आप हमेशा फर्स्ट सेकंड रहते थे ज्यादातर तो, और वहाँ से एकेडमिक का भी आपने काफी अच्छा वो करा। वो जैसे कि हम देखते हैं, मैंने अभी 3-4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया, कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं ना, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, अपने यहाँ पे कोई भी इवेंट होता है तो मतलब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। बट जैसे जैसे वो सेकंड ईयर में मूव ऑन करते हैं,
जैसे थर्ड ईयर में आए और फोर्थ ईयर आने तक तो इवेंट कॉलेज जाने भूल जाते कि कॉलेज भी जाना होता है क्या। तो आपने तो मतलब आपको हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक सेम एनर्जी, सेम मोटिवेशन और सेम परफॉर्मेंस के साथ, इसके पीछे क्या ऐसा राज था बॉस? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सुरेंद्र, बहुत अच्छा, जो मेरे दिल को छू गया। सबसे पहली बात है ना, जो हमारा मन कर रहा है ना वो हमें करना चाहिए, मेरा मानना ये है। और हमारे अंदर इतनी समझदारी रहती है, हमें पता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है ना। जैसे कि मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन आप जो करना चाहोगे ना उसी चीज़ के लिए पूरी दुनिया आपको रोकना चाहेगी, ये बात 100% है। और रोकने के अलावा वो तो छोड़ो, जैसे आपने अगर डांस में पार्टिसिपेशन के लिए नाम लिखवाया ना, तो 4 लोग क्या 10 लोग आके बोलेंगे तू डांस करेगा, तू डांस करेगा, तू डांस करेगा, तू कर ही नहीं सकता है और तुझे नहीं करना चाहिए, अपना नाम वापस ले ले, कोई मतलब नहीं है, हंसी होगी, मजाक होगा। तो उस टाइम, अभी कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उस टाइम जो मेंटल स्टेटस होता है ना वो आपका बहुत खराब हो चुका होता है, बहुत ज्यादा, कि चल क्या रहा है, मैं पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं, हंसी होगी, मजाक होगा, लेकिन पता नहीं भगवान ने मुझे कौन सी स्ट्रेंथ दी है। और मैं बहुत ज्यादा भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हाँ, मैं उस टाइम खेल जाता था, मतलब ठीक है, फिर मैं कहता तू बोलता रहे, बोलती रहे, कुछ भी है, मेरे को मेरी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज लाइफ एक ग्रोइंग फेज होता है, आप जो चीज सीख सकते हैं वहीं से सीख सकते हैं। और जैसे आपने बोला ना, फर्स्ट ईयर में एक्साइटमेंट रहती है, सभी में रहती है, लेकिन एक पीयर ग्रुप एक ऐसा होता है, वहां पे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का एक ऐसा सीन बन जाता है कि हाँ ये बंदी है, ये बंदा है, तो इसके सामने मुझे यही करना है, इसके सामने मुझे यही करना है, इससे मेरी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। टीचर्स का एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत अच्छा था। और फिर जब मैं परफॉर्मेंस करके आता था ना, तो फिर जो लोग मुंह पे बोलते थे ना नहीं करना, वो खैर नजरें नहीं मिलाते थे, लेकिन बाकी लोगों की तरफ से जो एप्रिसिएशन मिलता था ना, शानदार या जो भी बहुत अच्छा किया और अच्छा पार्टिसिपेशन था, तो उससे क्या हमारी झिझक खुलती है। जैसा कि मैंने अमन में देखा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी तरह किसी को देखा ना, वो मैंने अमन को देखा। जब वो आया था ना, वो इतना नहीं था, लेकिन देख के, और मैं कह रहा हूँ पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट टाइम सुरेंद्र और अमन को ही उठाया था क्लास। लेकिन फिर जब पार्टिसिपेट करते गए आगे बढ़ते गए, आगे तो बढ़ना ऐसा उसमें कुछ था नहीं, लेकिन जो अपने मन को मुझे संतुष्टि मिलती थी, मैं कहना चाहूँ तो। और दुनिया क्या कह रही है उससे मुझे कल भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान करेगा फ्यूचर में भी कोई फर्क ना पड़े। सीआर बनना तो अच्छी बात है ना, सब चाहते हैं कि मेरे को सीआर बनाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी आए और टीचर से भी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ऐसा क्या नहीं था जो आपने रिजाइन दिया सीआर पद से? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे क्लास में एक रहता है कि कोई बच्चा इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, इतने बड़े नर्सिंग कॉलेज में जा रहा है, मतलब तो क्लास का सीआर बनना मेरे लिए, मुझे काफी अच्छा लगता था। जैसे मॉनिटर या सीआर होता है ना, किसी किसी को शौक होता है, मुझे था। लेकिन जब मैं क्लास में था तो नहीं लगता ना कि यहाँ पे पूरे टॉप स्टूडेंट्स आए, टॉप रैंकर्स आए यहाँ पे, तो इतने सारे लोगों में से अपन क्यों सीआर बन पाएंगे, एक वो चीज आती है अंदर से, लो कॉन्फिडेंस था। तो बात चल रही थी सीआर बनाएंगे, महीना बीता, 2 महीना बीता, मैंने कहा मैं तो फिर भी नहीं बन रहा हूँ। सडनली अनीता मैम क्लास में आती हैं और वो अनाउंस करती है कि हाँ सीआर योगेश अग्रवाल। भाई वो काफी बड़ा दिन था, उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, ठीक है, क्योंकि सीआर का पता था क्लास का मॉनिटर, बाकी उसके पीछे के जो झमेले थे ना, उनसे मेरा कभी सामना नहीं हुआ था, और ना ऐसे लोगों से। तो शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहूंगा, हमारी मेडिकल कॉलेज में क्लासेस लगती थी, तो हमारा जो रजिस्टर होता था ना, अटेंडेंस रजिस्टर, वो सीआर को ही ले जाना होता था। तो सीआर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थोपी जाती थी कि हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे और तुझे अटेंडेंस लगानी है। और जबकि मुझे अनीता मैम ने क्लियर बोल रखा था कि अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन होगा, तुम प्रोविजन पीरियड में और तुम्हारे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अब भाई जो व्यक्ति इतनी दूर से घर के एक ग्राउंड लेवल से वहां तक बड़ी मुश्किलों से तो पहुंचा है, तो वो बहुत डर के और सहम के कदम रखेगा, सभी चीजों से डर लगेगा। मैंने कहा भाई अगर क्लास नहीं अटेंड करनी तो एब्सेंट ही लगेगी, और तुम पूरा ग्रुप जा रहा हो तो मैं अकेला वहां पे जाऊंगा और मैं कैसे अटेंडेंस लगा सकता हूँ। एटलीस्ट वहां भी टीचर्स की बात तो होती है ना आपस में, और मैं ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और जब कॉलेज में तुम्हारी पी लगी हुई है और यहाँ पे ए, तो वो सारी चीजें, तो बस उसी चीज पे बहसबाजी होती रहती थी, लोग मुझे टीज करते रहते थे, फिर मेरी इतनी कमियां निकालने लगते थे, छोटी छोटी खामियां निकालने लगते थे, क्लास में परेशान करना, टीज करना, और ग्रुप में ऐसा, वो सारी चीजें। तो वो होने के बाद ऐसा था कि मैम हमें योगेश को सीआर नहीं रखना है। मैं भी बहुत तंग आ चुका था, मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दी थी कि मैम मैं सीआर पर से रिजाइन देना चाहता हूँ, ऐसे। फिर अनिता मैम ने बोला कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी छोटी सी चीज से हार मान जाओगे अगर आज, तो तुम्हें तो भी बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़नी है। कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो याद रहती है। मैंने बोला नहीं मैम मुझे सच में नहीं करना है। फिर मैंने और भी रीजन दिए, मैम मुझे पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना है, फिर मैं बहुत स्ट्रेस में आ चुका हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हो गई हैं लाइफ में। मैं आप यहाँ से जा रहे थे जिन दिनों,
तो आपने मतलब वो कुछ डायरीज दी थी, जूनियर्स को भी दी थी और टीचर्स को भी दी थी। करेक्ट। तो उसमें से ऐसी मतलब कुछ अच्छी चीज बताओ उसकी जो आपको बहुत पॉजिटिव लगी, ठीक है, जो आपके अंदर थी वो आपको खुद भी लगा। और दूसरी चीज ये कि जो आपको लगा कि ये फीडबैक मेरे को मिला, मेरे को इस पे काम करना चाहिए। दो तो ये होगी। और तीसरी ये बता दीजिए कि आपको मतलब एक फनी कोई फीडबैक मिला, मतलब जिसको आपको मतलब पढ़ा आपने तो आपको दिमाग में काफी हंसी जैसी आई, ऐसा कुछ मिला आपको फीडबैक में? देखो, सबसे पहले मैंने जो टीचर्स को दिया था, स्लैम बुक करके था, वो ये था जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला था। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी मेरे लिए, जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने ही सबसे पहला मेरे लिए लिखा था इस पे। प्रिंसिपल मैम ने तो मेरे लिए सबसे पहले लिखा था मेरी चतुरनार, क्योंकि मैं वहाँ चतुरनार गाने पे काफी डांस करता था, तो उन्होंने मुझे इसे संबोधन दिया, मेरी चतुरनार। नो वीकनेस फाउंड इन यू, यू आर अ स्ट्रॉन्ग, सी थाउजेंड्स ऑफ द रीजन टू स्माइल एवरी डे। तो उन्होंने मुझे लिखा है, बहुत अच्छी चीज थी, मतलब उन्होंने लिखा कि मुझे कोई भी कमी नहीं लगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कमी हर इंसान में होती है। वाइस प्रिंसिपल सर थे जो इकबाल सर, उन्होंने मेन चीज लिखी थी, यू आर वेरी इमोशनली वीक। उन्होंने दो लाइन में क्लियर किया था ये। नीचे मेरी वीकनेस थी इमोशनली वीक, और स्ट्रेंथ थी इंटेलिजेंट हो और कॉन्फिडेंट हो। तो इमोशनली वीक जो मैं यहाँ तक अभी तक हूँ ही हूँ, मतलब छोटी छोटी बातें अगर हो गई तो मैं स्ट्रेस लेके रोने लग जाता हूँ। तो वो सारी चीजें हैं। तो मेरे टीचर्स ने मुझे इतना करीबी से जाना है ना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। एक अनीता मैम ने काफी अच्छा लिखा था, बहुत सारे टीचर्स ने लिखा था ये वाला, द मोस्ट पेक्यूलर एस्पेक्ट योर पर्सनैलिटी, यू आर वन मैन आर्मी। मुझे वन मैन आर्मी बताया उन्होंने। यू डू नॉट गिव वे टू पीयर प्रेशर, मतलब आप पीयर प्रेशर के प्रेशर में नहीं आते हो कि बाकी लड़के या बाकी लड़कियां क्या कर रही हैं जो तुम्हें करना है ना। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, कुछ करने की तुम्हारे अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तुम एक फोकस्ड हो, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप में मोटिवेट हो जाते हो तुम, ये तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। You are a very versatile personality and endure of many other streams like singing, dancing, acting, which I admire the most. इन्होंने मेन वीकनेस लिखी थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेन वीकनेस आई फाउंड इन अ बिट आउटस्पोकन, कि तुम थोड़ा ज्यादा बोल जाते हो कभी कभी। जब मैं परेशान हो जाता हूँ ना, एकदम स्ट्रेस में आ जाता हूँ, तो ये लगता है अब अपने आप को साबित करने के लिए क्या है, बोलना ही है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कभी कभी। अब वो अब तक है मेरे अंदर, क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है फिर बात को। और अनिता मैम ने ऐसा भी लिखा है कि हाँ, यू आर आर्ग्यू अ लॉट। कभी कभी हाँ ऐसे बहस हो जाती थी छोटी मोटी चीजों पे। किसी स्टूडेंट ने कुछ किया मेरे साथ, मैं कंप्लेंट लेके पहुंचा, अब टीचर्स कुछ कह रहे हैं तो मैं अपना पक्ष रखता था, तो वो चीज एक आर्ग्यू में आ जाती थी। तो हाँ, हो सकता है मेरे अंदर वो है, और है भी। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने मतलब इतने अच्छे से जाना और मुझे बताया। मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ यहाँ आके, और मैं फालतू की बहसबाजी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी करता हूँ तो एक साथ ही कर लेता हूँ, ये डेली रूटीन में तो नहीं करता। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कब लगा कि मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर आपने कब कोचिंग वगैरह कब से ज्वाइन की, ये इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कौन सी बुक्स वगैरह प्रेफर की? मेन चीज है नोट्स। जो टीचर्स आपके जो नोट्स दे रहे हैं ना आपको, वो गवर्नमेंट कॉलेज के इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं। आप अगर उन नोट्स को लिख रहे हो ना, मुझे अब पता चल रहा है कि वही मेन है। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग नोट्स लिखवाते हैं। अगर आप उन्हें लिख रहे हो, उन्हें पढ़ के एग्जाम दे रहे हो ना, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ चाहिए। हाँ, लास्ट में अपन भूलते जाते हैं ईयर वाइज। एक वो रहता है ना कि फोर्थ ईयर क्लियर करनी है, एक बार ये क्लियर होगी तभी तो मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगा, और मैं तैयारी करता रहूं और फोर्थ ईयर ही क्लियर नहीं हो तो एग्जाम में बैठेगा कौन। एक वो जो बोर्ड लगा था कॉलेज में, वो मेरी आंखों में डेली खटकता था। जो प्रेयर होती है उसके पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है ना एक नया, जिसपे फर्स्ट रैंकर्स के नाम लिखे जाते थे, तो बस डेली जाके ना उसी को देख के इमोशनल होता था कि मुझे इस बोर्ड पे अपना नाम चाहिए बस। ये था। खैर नाम तो अब तक नहीं डला है, पर हाँ जिस दिन भी डलेगा थैंकफुली कि हाँ वो डल जाएगा। टच वुड के हाँ भगवान की कृपा से फर्स्ट रैंक आ गया फाइनल ईयर में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नोट्स के साथ में बुक्स पढ़ना भी जरूरी है या फिर नहीं है? नहीं, देखो, अगर नोट्स कंप्लीट होते हैं, अगर आप नोट्स कर रहे हो और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बुक्स पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बुक्स में डायग्राम्स देखने के लिए मिलते हैं एक तो आपको, है ना, डेफिनेशंस और देखने के लिए मिलती है अल्टरनेटिव्स वाली, कुछ लैंग्वेज इजी मिलती है, कुछ चीज़ें और समझने के लिए मिलती है। साइकोलॉजी की बुक है, गीता मैम ने बताया था, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। जो नोट्स तो लिखवाती थी वो, बुक्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एनाटॉमी हो गया, सारे स्ट्रक्चर्स डायग्राम्स आप एनाटॉमी की बुक से देखोगे। ऑब्स गायनिक की हो गई, पीडिया की हो गई, ट्रैक्यूज़ोफेसल फिस्टुला, और ये सारी चीज़ें तो वो बहुत इजीली मिलती है। और कुछ इस पॉइंट्स लिखे रहते हैं बॉक्सेस में,
बुक्स में अगर आप देखेंगे तो वो भी है, लेकिन बुक्स को मैं बाद में दूंगा, पहले नोट्स को आप, क्योंकि नोट्स जो है ना टीचर एक निचोड़ करके निकालता है, इसलिए तो सबसे पहले नोट्स को प्रेफर करना चाहूंगा। और जिस ईयर में उस पर फोकस करो, आप साथ में क्वेश्चंस लगाओ, जो आपको करना है वो करो, वो बहुत अच्छी बात है। पर जहाँ अगर आपको और टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं, और रेगुलर कॉलेज जाओ, सबसे बड़ी बात यही रही है कि रेगुलर कॉलेज गया हूँ मैं, मतलब रेगुलर कॉलेज जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो रहा है वो ये है। हाँ, यहाँ से जाने के बाद आप मतलब ऑफलाइन गए थे कहीं पे कुछ टाइम के लिए? मैंने कुछ टाइम के लिए जीनोमिक ज्वाइन किया था, तो 2 महीने बाद ही मेरा एग्जाम था। तो टीचर ने बोला था, ये एग्जाम जिसका जहाँ सेंटर आया है टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा नया बैच है, सिटी घूम के आना, रिलैक्स होके आना, और एग्जाम का पैटर्न देखना है कैसा पैटर्न है, फिर आके हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हमारा जब तक एक ही सिस्टम हुआ था, मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो MSN में था। तो उन्होंने बोला ठीक है आगे करेंगे, मैंने भी बोला ठीक है। जैसे ही एग्जाम देके खड़ा हुआ, मेरे 2-3 क्वेश्चन वहीं गलत हो गए, पूरी मेट्रो में रोता हुआ आया, घर वालों को वीडियो कॉल किया, घर वाले होपलेस कि ये बच्चा वहीं कुछ ना कर ले। तो ऐसा सिचुएशन हो गई थी, आया तबीयत खराब हो गई जीनोमिक से, फिर घर आया, फिर जिस दिन रिजल्ट आया देखा तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हाँ ये रैंक आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, पर इट्स अ मिरेकल फॉर मी। बस एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दो आपकी रैंक कितनी आई, जानने को उत्सुक हैं एक बार। 584 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 584। अरे वाह, वो साल नहीं, मेरे को तो ऐसा सोचा ही नहीं था ना। मैंने कहा भगवान कोई भी एक सीट मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए, और फिर कुछ इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि कोचिंग में भी बच्चे आपको इतना डीमोटिवेट करते हैं ना, इतना डीमोटिवेट करते हैं ना कि आप सोच ही नहीं सकते। जाते ही उन्होंने पूछा कौन सी ईयर से, मैंने कहा सर मैं अभी, जो साथ के बच्चे रहते हैं, मैंने कहा मैं अभी 22 पास आउट हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है कोचिंग। अच्छा तो 2-3 साल तो तुम्हें लग जाएंगे। अरे भाई 2-3 साल क्यों लग जाएंगे? अब मुझे सोचने में आता कि क्यों लग जाएंगे। तुम 2-3 साल से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हर किसी को 2-3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, बस हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है अपनी अपनी। हाँ, फिर तुम डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो सामने वाले को? मुझे बोलते थे अच्छा 2-3 साल तो लगेंगे, अभी तो तुमने कोचिंग का माहौल नहीं देखा है, अभी तो तुमने पढ़ाई का शेड्यूल नहीं देखा है, अभी तो कितने घंटे पढ़ लेता है। मैंने कहा मैं तो सिर्फ कोचिंग का ही रिपीट करता हूँ, नोट्स को ही, बाकी मैं बुक्स नहीं पढ़ता। मैंने कोई बुक्स नहीं खरीदी थी, मेरा एक रूममेट पे बुक थी PR यादव, जिसमें से मैंने थोड़ा सा देखा था। बाकी टारगेट हाई जो थी ना, तो जो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ वाले थे, उन्होंने मुझे स्टूडेंट एम्बेसडर बनाया था परसेंटेज बेसिस पे। तो उन्होंने मुझे फ्री में ही कॉम्प्लीमेंट्री बुक दी थी नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की, जो टारगेट हाई करके आती है। तो पहली बुक मेरी वही थी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फर्स्ट बुक थी, जो मैंने कोचिंग में जाके, मतलब जैसे ज्वाइनिंग वगैरह तो ली, तो वो जो आपने अभी जो एम्स भोपाल में हो ना आप, तो मतलब आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी, या फिर इसके पहले भी आपने कोई चूज किया था वो ना मिल पाया? क्योंकि काफी अच्छी रैंक थी आपकी, तो एम्स भोपाल ही चूज किया, इसके पीछे कुछ खास रीजन है आपके पास? मैंने इसको सोचने के लिए 20 दिन लगाए, चॉइस फिलिंग में 20 दिन। मतलब मेरा ड्रीम एम्स था, एम्स दिल्ली और एम्स ऋषिकेश। लेकिन जो ड्रीम होती है और ड्रीम जीना होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो फिर उसके बाद एक और एम्स है हिमाचल में जो है, उसका फिर सोचा था। अब पता चला एम्स ऋषिकेश के लिए मेरे ऐसा कोई डायरेक्ट वो नहीं थी ट्रैवल फैसिलिटी। पहले हरिद्वार जाना है, फिर ऋषिकेश जाना है, तो मैंने कहा ऐसा तो है नहीं 1-2 दिन घूमने जाना है, अपन को रेगुलरिटी आना जाना रहेगा ही। तो एक कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। फिर किसी से बात की, उन्होंने बोला यहाँ पे ह्यूमिड एनवायरमेंट रहता है, मतलब। और मन में ये थी कि मैं तो डेली गंगा जी नहाया करूंगा भैया, एम्स ऋषिकेश जाके डेली शाम को गंगा आरती करूंगा। फिर किसी ने बोला कि वो घूमने के लिए ही अच्छा लगता है, 3-4 दिन के लिए, जब तेरा मन हो तब घूमने आ जाना, बाकी डेली कोई नहीं जा पाता है, तो सोच समझ के फैसला लेना। एम्स दिल्ली के बारे में बताया, बहुत पॉल्यूटेड है दिल्ली, बहुत क्राउडेड है। और दिल्ली मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर मेरा सेंटर नोएडा नहीं आता तो आज मैं दिल्ली एम्स में ही होता। मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया एग्जाम देने के लिए, मैंने वहां का क्राउड देखा, लोग ऐसे बकरी भेड़ों की तरह मेट्रो में भरते हैं ना, और 1-1 घंटे तक मेट्रो में बैठे हैं, खड़े हैं। और फीमेल्स का तो प्रकोप पता ही है आपको, कि भाई मेल्स वैसे 80-20 में परेशान है और सीट पे भी नहीं बैठ सकते हैं बेचारे, उन्हें खड़े खड़े जिंदगी बितानी पड़ती है। आज तो वेरिकोज वेन और ज्यादा हो चुका होता मुझे तो अब तक दिल्ली एम्स में बताया। तो मेरी फर्स्ट चॉइस एम्स भोपाल थी। उसके बाद मैंने एम्स जम्मू लिया था, पहले मैंने एम्स जम्मू भरा था फर्स्ट पे, वो बाद में सेकंड कर दिया था। किसी ने बोला कि मैं प्रमोशन जल्दी। और वो जैसे कि आप मतलब आप ज्वाइनिंग देने गए थे, तो वो पहला दिन एम्स में मतलब कैसा क्या फीलिंग थी वो, आप उसके बारे में थोड़ा बताओ ना। एम्स की फर्स्ट डे की फीलिंग, एकदम सब कुछ नया रहता है, बहुत नया रहता है। जब आप एम्स में चलते हो तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए।
वहाँ का हॉस्पिटल देखो, बेड्स देखो, वो सारी चीजें एक यूनिक लगती हैं। अपन जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखते हैं वहां पर जो बदबू आ रही होती है खतरनाक वाली, भेड़ बकरी की तरह लोग बैठे, पंखा घटर 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 कर रहा है और यहाँ पे एसी चल रहे हैं और सब कुछ एकदम ठंडा ठंडा है, आप अंदर घुसते ही कूल कूल हो जाते हो गर्मियों में। बिल्डिंग काफी बड़ी है, सारी बड़ी बड़ी लैब्स हैं, लोगों की लाइन लग रही है और उसमें आप एज ए एम्प्लॉय वर्क करने के लिए जाते हैं, जहाँ आप दिखाने के लिए भी एक सपना रहता है लोगों का, वहां आप एज ए एम्प्लॉय बन के जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी बात होती है वो। ये पूछना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि एम्स में वर्कलोड ज़्यादा रहता है। नहीं, वर्कलोड तो देखिए हर जगह ही मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंटेशन का काम काफ़ी रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है एम्स में। और इसके अलावा सेकंड थिंग ये है, डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट वो करता है। जैसे मेरा फर्स्ट डे से मुझे ट्रोमा इमरजेंसी मिल गया डिपार्टमेंट, तो आप सबको विदित है जैसा कि ट्रोमा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वर्कलोड कैसा रहता है तो इसलिए डिपार्टमेंट वाइज भी करता है, तो ट्रोमा इमरजेंसी में तो काफ़ी रहता है डॉक्यूमेंटेशन का काम, MLCs का काम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको इमीडिएट इफेक्ट से एक्शन लेना होता है, लोग आके लड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स आते हैं, BDs भी आते हैं, और नहीं कह सकते मतलब वहाँ कब क्या हो जाए इमरजेंसी में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपकी कॉलेज लाइफ की कोई एक क्रेजी स्टोरी शेयर करना चाहोगे आप? क्रेजी स्टोरी तो ऐसा कुछ खास नहीं रही है। एक कुलदीप वैष्णव था, मेरी कभी एक बार किसी से हुआ था थोड़ा सा झगड़ा, तो उसने मुझसे एक वर्ड बोला था कि हाँ तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, ऐसा करके। रात को 7 बजे की बात है, कॉल पे, तू हमें बता देना कोई भी बात हो तो वो वर्ड मेरे कानों में अब तक रहता है। जब भी मुझे याद आती है ऐसे कोई चीज रहती है कि हाँ कुलदीप वैष्णव हो गया, जैसे शुभम हो गया एक जूनियर्स में है, बाद में मयंक आई गया, हितेश है, और भी बहुत सारे लोग थे इनके बैच के। सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो हॉस्टल में लास्ट में रहा ना कि खाना बना रहे नहीं है तो बॉस आ जाओ, चलो एक जन रोटी सेक रहा है, एक बना रहा है और लास्ट में आते समय जो गणेश जी दिए थे वो अब तक मैंने इतने पन्नी भी नहीं खोली है उनकी, मैंने पता है मैंने कहा भाई उन पर कोई धूल नहीं लगनी चाहिए थैंक यू सो मच उसके लिए। फ्रेंड्स, तो आप अगर ये बताना चाहोगे, क्योंकि हर एम्स में अलग अलग होती है, तो मतलब आपके क्या सैलरी वगैरह कितनी क्या आती है, आप बताना चाहो अगर तो। और अभी तो 8th पे भी हाँ, अभी तो आपको मतलब काफी अच्छी वो चीजें मिलने वाली है। जब आपकी जॉब लगती है ना तो कैटेगरी वाइज रहता है कि हाँ HRA कई फर्क आता है XYZ कैटेगरीज में। तो मेरा जैसे वाई कैटेगरी में आता है, तो हमारी जब स्टार्टिंग होती है तो 94 समथिंग यानी 95 राउंड फिगर में ग्रॉस सैलरी बनती है। इन हैंड जो हमारी आती है, हाँ ग्रॉस इन हैंड जो हमारी फर्स्ट सैलरी आती है वो 74,000 समथिंग आती है, 74.5 ऐसा कुछ करके। फिर धीरे धीरे हमारा टैक्स नहीं लगता है, 5-6 महीने बाद वो सैलरी हमारी कम होती जाती है क्योंकि टैक्स कटने लगता है, तो 72-73 इतनी हो जाती है, वो 70-73। फिर जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हो आपके इंक्रीमेंट्स लगते जाते हैं, तो सैलरी 2-2 ढाई हज़ार बढ़ती जाती है, टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो जैसे अभी सैलरी है 80,000 समथिंग हमारी है, 80,000 आ रही है, तो सैलरी अभी हमारी 80,000 है और ग्रॉस जो हमारी बन रही है 1,03,000 या 1,04,000, नहीं अभी शायद बढ़ गई, एक 5 से ऊपर पहुंच गई है। और अभी जो DA बढ़ा है और अभी 8वां वेतन लगेगा तो और भी बढ़ जाएगी। ये हाँ, बस ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करते हैं ना स्टूडेंट्स के अंदर की तैयारी करने और भी मजबूती देते हैं, तो काफी बेहतर है ये। बिल्कुल। तो ये जानना चाह रहे थे, हम भी जानना चाह रहे थे, मतलब हम भी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे, और हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो सारी इस चीज़ से काफ़ी मोटिवेट होंगे। तो बस इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वो रैपिड फायर का, जिसमें आपको मतलब सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ उसमें विद इन सेकेंड में आपको आंसर देना, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। तो आपको मयंक आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप उसके आंसर फटाफट देंगे। फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर प्रिंसिपल मैम। फेवरेट उदयपुर में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? गणगौर घाट और जगदीश मंदिर। वो तो बस काफी की फेवरेट वही जगह है उदयपुर में। तो और बंक यस या नॉट? बंक और बंक यस या नॉट? बंक नो बंक। बस आपने कभी किया बंक? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। लास्ट ईयर में हाँ क्लासेस नहीं होती थी तो हम मंदिर में जाके बैठते थे, वहाँ पढ़ते थे, सहतूत तोड़ के खाते थे, इमली तोड़ के खाते थे और भगवान के दर्शन करते थे। बस मैं ये लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक नर्सिंग स्टूडेंट को बेसिक एडवाइस क्या देना चाहोगे आप? रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है, डेली कॉलेज जाना है, नोट्स पढ़ने हैं और टीचर्स पे ट्रस्ट रखना है और अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, लोगों की बातों में नहीं आना। बस लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि आपको मल्टी टैलेंट नाम से जाना जाता है, तो आपको सॉन्ग वगैरह सब कुछ आप में परफेक्ट। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक सॉन्ग हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी जूनियर्स वगैरह देखेंगे सारे, तो आप एक सॉन्ग प्लीज। मेरा फेवरेट तो नहीं है, पर जनवरी तो अपन ऐसा कुछ, मैं 2 लाइन आपको बता देता हूँ। हो 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 संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, वो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू। हर स्टूडेंट की यही लाइफ है, हर स्टूडेंट की कहानी है ये। काफी अच्छा लगा बॉस आपका ये सॉन्ग। ऐसे भी बॉस ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग था। काफी बार गा भी चुके हैं इसको। बस एक बार मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच बॉस। थैंक यू सो मच माई लवली जूनियर्स, कीप ग्रोइंग एंड जल्दी जल्दी एम्स भोपाल में आओ तो लाइव बैठ के पॉडकास्ट बनाएंगे और अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स पे। जी बस बिल्कुल। ओके बाय। थैंक यू बॉस। थैंक यू।